और प्यारे बच्चों कैसे हो। देखिए एक टॉपिक बचा था आपका विटामिन। क्या बचा था? विटामिन। विटामिन के भेद और खनिज लवण के भेदों के बारे में जानना था। तो विटामिन के जो प्रकार होंगे, भेद होंगे, उन्हें तो एक सारणी में दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, पढ़ लेना। फिर इसके बाद जो खनिज लवण के प्रकार हैं उनको भी एक सारणी में बना के भेज दिया जाएगा, पढ़ लेना। शॉर्ट वीडियो भी पढ़ जाएगा, लॉन्ग वीडियो भी पढ़ जाएगा, ठीक है। जो भी आपकी इच्छा हो आप कर लीजिएगा। इसके बाद बचा है विटामिन। विटामिन क्या है? तो विटामिन सबसे पहले खोज किसने की थी? अगर हम खोज की बात करें कि विटामिन की खोज किसने की थी बच्चों, तो फंक नामक एक वैज्ञानिक थे। फंक नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1911 में 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में बच्चों विटामिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? विटामिन की खोज की थी। और विटामिन अगर बात की जाए कि विटामिन है क्या, तो विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है बच्चों। विटामिन क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। आपको याद रखना है विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो कब की थी? 1911 ईस्वी में। और विटामिन जो है वो है क्या? तो कार्बनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है एक प्रकार का विटामिन। और जो विटामिन है, विटामिन का कार्य क्या है? तो विटामिन का कार्य बच्चों हमें कोई कैलोरीज नहीं देता, यह हमें प्रतिरक्षा देता है। क्या देता है? प्रतिरक्षा। क्या देता है बच्चों? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा यानी कि हमारा शरीर अपने आप जो कवच बनाता है, सुरक्षा कवच बनाता है, वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? विटामिन के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? विटामिन के द्वारा। मतलब जो प्रतिरक्षा तंत्र तैयार करता है, प्रतिरक्षा तंत्र में इम्यूनिटी जो तैयार कराता है वो कौन है? विटामिन है। विटामिन के द्वारा हमें क्या प्राप्त होती है? प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। हमें कोई कैलोरीज नहीं मिलती है, ना ही हमें कोई ऊर्जा मिलती है, लेकिन प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होता है। हमें प्रतिरक्षा मिलती है जिससे कि हम रोगों से लड़ सकें, फाइट कर सकें। कैसे कर सकें? फाइट कर सकें। इससे रोगों से फाइट कर सकें। और फाइट कैसे हमें कर सकते हैं? विटामिन के द्वारा। जो फाइट होती है वो किसके द्वारा होती है? विटामिन के द्वारा होती है। अब विटामिन के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार आपको बता देते हैं। विटामिन कितने प्रकार की पाई जाती हैं? विटामिन दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? विटामिन दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है बच्चों। एक होती है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बच्चों। दूसरी होती है जल में अघुलनशील, अघुलनशील विटामिन। ठीक है बच्चों, एक होती है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरी होती है जल में अघुलनशील विटामिन बच्चों। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में कौन सी विटामिन घुलनशील होती है, कौन सी अघुलनशील होती है? अगर इसकी बात करें तो विटामिन बी व विटामिन सी जल में क्या होती हैं? घुलनशील होती हैं। इसके अलावा जितनी विटामिन होती हैं सब क्या होती हैं? जल में अघुलनशील होती हैं। जल में घुलनशील विटामिन और जल में अघुलनशील विटामिन। तो अघुलनशील विटामिन में कौन होता है? ए, बी हो गया, सी हो गया, डी, ई, के। ठीक है, बी, डी, ई, के। ये चार प्रकार की विटामिन कैसी होती हैं बच्चों? जल में अघुलनशील होती हैं। और बी और सी क्या होती हैं? जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। अब इनके कार्य, इनके रासायनिक नाम, इनकी कमी से होने वाले रोग तथा इनके स्रोतों की जो सारणी होगी, तो सारणी के द्वारा पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। विटामिन के प्रकार, विटामिन की कमी से होने वाले रोग,
विटामिन का रासायनिक नाम तथा विटामिन के स्रोतों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है बच्चों? इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। अगर इसकी कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोपथैलिया नामक रोग होते हैं। फिर इसके बाद अगर इसके स्रोतों की बात करें कि हम इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, तो हम दूध खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, हरी शाक सब्जियां तथा मछलीकृत तेलों से हम इसकी प्राप्ति को भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। फिर इसके बाद बच्चों अगर बात करें कि अगला विटामिन क्या है, तो अगला विटामिन है विटामिन B1। क्या होता है बच्चों? विटामिन B1 होता है। विटामिन B1 के रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन होता है बच्चों। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से बच्चों रोग होता है बेरी-बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी। और बात करें कि इसकी कमी को हम पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम मूंगफली खा सकते हैं, तिल खा सकते हैं, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, ठीक है, यकृत, अंडा और हर सब्जियां। अगर इनका सेवन करते हैं तो हमें विटामिन B1 की कमी नहीं होने पाएगी। जो इनसे होने वाला रोग है बेरी-बेरी वो भी हमें नहीं होगा। फिर विटामिन B2 की अगर बात करें बच्चों, इसकी बात करें विटामिन B2 की बात करते हैं तो विटामिन B2 इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है बच्चों? राइबोफ्लेविन होता है। और राइबोफ्लेविन की कमी से जो होने वाला रोग है अगर हम उसकी बात करें तो वह है त्वचा का फटना। क्या होता है? क्या होता है? कौन सा रोग होता है? त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना और जिह्वा का फटना। ये रोग किसकी कमी से होते हैं बच्चों? विटामिन B2 की कमी से होते हैं, राइबोफ्लेविन की कमी से होते हैं। किसकी कमी से होते हैं? राइबोफ्लेविन की कमी से होते हैं। इसके स्रोत कौन हैं? खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध आदि। इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। फिर अगर अगले विटामिन की बात करें तो अगला विटामिन है विटामिन B3। विटामिन B3 क्या होता है? निकोटिनामाइड। क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनामाइड या नियासिन कहा जाता है। क्या कहते हैं? नियासिन। क्या बोलते हैं? विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं। नियासिन की कमी से होने वाला जो रोग है अगर उसकी बात करें तो इसकी कमी से होने वाला जो रोग है उसका नाम है पेलाग्रा। क्या होता है? पेलाग्रा या त्वचा में दाग। इसकी कमी से होने वाला रोग है बच्चों, या इसी को बोलते हैं 4D सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? 4D सिंड्रोम। और अगर बात करें हम कि इसके जो स्रोत हैं अगर उनकी बात करें तो स्रोत होते हैं इसके बच्चों, स्रोत की अगर हम बात करें कि इसके स्रोत कौन कौन से हैं तो मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां, ये क्या हैं? इसके प्रमुख स्रोत हैं बच्चों। फिर अगर हम बात करें कि अगला जो विटामिन है वो कौन सा है, तो विटामिन 3 के बाद विटामिन 4 नहीं होता है, विटामिन B5 पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? विटामिन B5। विटामिन B5 की अगर हम बात करें तो विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है बच्चों? पेंटोथेनिक अम्ल। याद रहेगा क्या नाम है? पेंटोथेनिक अम्ल। याद रखिएगा क्योंकि पेपर में नाम पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि इसकी कमी से जो होने वाला रोग है उसकी बात करें तो इसकी कमी से होने वाला रोग है बालों का सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना। क्या होना? बालों का सफ़ेद होना और मंद बुद्धि होना किसके रोग लक्षण है? विटामिन B5 के कारण होने वाला। फिर इसके अगर स्रोत की बात करें बच्चों तो इसका स्रोत क्या है? तो मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। इसकी सहायता से बच्चों हम क्या कर सकते हैं? विटामिन जो B5 है उसकी कमी को हम दूर कर सकते हैं। फिर विटामिन के आगे कड़ी में देखते हैं तो अगला विटामिन है विटामिन B6। क्या है बच्चों? विटामिन B6 है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है बच्चों?
पायरिडॉक्सिन नामक, पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम होता है। फिर इसके बाद बात करें कि इसकी कमी से जो होने वाला रोग है उसकी बात करें, तो इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है एनीमिया। क्या होता है बच्चों? एनीमिया रोग होता है। या तो त्वचा रोग, त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं इसकी कमी से होते हैं। विटामिन B6 की कमी से होते हैं। अगर हम बात करें बच्चों कि इसके जो स्रोत हैं वो कौन कौन है, यकृत, मांस और अनाज, इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसकी कमी को हम पूरा कर सकते हैं। फिर आगे विटामिन में देखते हैं, तो अगला विटामिन है विटामिन B7। कौन सा है बच्चों? विटामिन B7 है। विटामिन B7 को जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। क्या है बच्चों? बायोटीन है। क्या नाम है? बायोटीन। फिर अगर हम बात करें कि विटामिन बायोटीन जो है, बायोटीन की कमी से जो रोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना आदि किसके लक्षण हैं बच्चों? आदि इसी रोग के लक्षण हैं। किसके लक्षण हैं? इसी के लक्षण हैं। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बालों की कमी के गिरने का पता लगा सकते हैं। फिर अगर इसके बात करें कि इसका स्रोत क्या है, मतलब किसकी सहायता से हम इसकी कमी को दूर कर सकते हैं, तो इसकी कमी को दूर करने के लिए हम किसकी सहायता से कर सकते हैं, तो मांस, अंडा, यकृत और दूध, इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। फिर आगे बात करें अगले विटामिन की, तो अगला विटामिन है विटामिन B11। क्या है बच्चों? विटामिन B11 है। क्या है बच्चों? विटामिन B11। विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या होता है? फॉलिकल अम्ल। क्या होता है? फॉलिकल अम्ल होता है। क्या होता है बच्चों? इसका अगला जो रासायनिक नाम है विटामिन B11 का वो होता है फॉलिकल अम्ल। फिर अगर बात करें कि इसकी कमी से जो होने वाले रोग हैं वो कौन से हैं, तो एनीमिया और पेचिश रोग, ये किसकी कमी से होते हैं बच्चों? विटामिन B11 की कमी से होते हैं। किससे होते हैं बच्चों? विटामिन B11 की कमी से होते हैं। फिर अगर हम बात करें कि इसके स्रोत क्या क्या हैं, इसके स्रोत की बात करें तो इसके स्रोत हैं दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? इसकी कमी से हम विटामिन B11 की कमी को दूर कर सकते हैं। फिर अगला विटामिन है विटामिन B12। क्या है बच्चों? विटामिन B12। विटामिन B12 का अगर रासायनिक नाम की बात करें तो यह है साइनोकाबाल्मिनिक अम्ल। क्या होता है? साइनोकाबाल्मिनिक अम्ल। ठीक है। अब अगर बात करें बच्चों कि इसकी जो कमी है, कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो इसकी कमी से एनीमिया और पांडु रोग होते हैं। कौन सा रोग होता है बच्चों? एनीमिया और पांडु रोग होते हैं। फिर अगर बात करें कि इसका जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, तो मांस, कलेजी और दूध, इसके क्या होते हैं? प्रमुख स्रोत होते हैं। इनकी कमी से हम क्या कर सकते हैं? विटामिन B12 की कमी को दूर कर सकते हैं। फिर अगला विटामिन है बच्चों विटामिन C। विटामिन C क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। फिर अगर बात करें कि इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो कौन होते हैं? स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? इसकी कमी से होता है स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। अगर बात करें विटामिन C के स्रोत के बारे में तो नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च। ठीक है बच्चों, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। अगर हम अंकुरित अनाज खाते हैं तब भी हमें विटामिन C की प्राप्ति होती है। फिर अगले विटामिन की बात करें, अगला विटामिन है विटामिन D। विटामिन D क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या कहा जाता है इसका रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है बच्चों। फिर अगर बात करें कि अगर इससे होने वाले रोग क्या कौन कौन से होते हैं, तो इससे होने वाला रोग है रिकेट्स, जो कि बच्चों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है? वयस्कों में होता है।
फिर अगर बात करें बच्चों इसके स्रोत के बारे में कि इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, किससे हमें इसकी प्राप्ति हो सकती है, तो प्राप्ति हो सकती है मछलीकृत तेल से, दूध से, अंडे से। ठीक है, किसकी सहायता से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं? मछलीकृत तेल, अंडा और दूध से हम इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। फिर अगले विटामिन की बात करें तो अगला विटामिन है विटामिन ई। क्या है बच्चों? अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है बच्चों? टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है? इसका जो नाम होता है वो है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल की अगर बात करें कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो जनन शक्ति का कम होना किसके कारण होता है बच्चों? विटामिन ई के कारण होता है। किसके कारण होता है? विटामिन ई के कारण। अगर जनन शक्ति कम हो रही है तो विटामिन ए के कारण हो सकती है। और इसकी अगर पूर्ति की बात करें कहाँ से हो सकती है, तो हरी सब्जी वाली पत्ती जो होती हैं उनको खाएं, पत्तियों को खाएं, दूध पिएं, मक्खन खाएं या अंकुरित गेहूं खाएं, वनस्पति तेल खाएं। इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। किसकी? टोकोफेरॉल यानी कि विटामिन ई की। फिर अगर बात करें बच्चों की अगले विटामिन की, तो अगला विटामिन है विटामिन के। विटामिन के की बात करें बच्चों तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फिलोक्विनोन। क्या होता है बच्चों? फिलोक्विनोन होता है। अगर फिलोक्विनोन से होने वाले रोग की बात करें कमी की, तो इसकी कमी जो होने वाला रोग है वो होता है रक्त का थक्का जमना। विटामिन के कारण क्या होता है बच्चों? रक्त का थक्का जमता है। किसका थक्का जमता है? रक्त का थक्का जमता है बच्चों। अगर हम बात करें कि इसके स्रोत के बारे में कि किन चीज़ों की सहायता से हमें इसकी प्राप्ति हो सकती है, तो वो है टमाटर, हरी सब्जियां आंतों में भी उत्पन्न होती हैं। जो इसके स्रोत होते हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आंतों से भी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से विटामिन हो गया। आप विटामिन फिर से देख लीजिएगा, विटामिन के सभी भाग हो चुके हैं। चलिए आगे बात करेंगे। अब आगे बात होगी किसके बारे में बच्चों? आगे बात होगी खनिज लवणों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिर तो बच्चों शुरू करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है खनिज पदार्थ तथा उनके कार्यों के बारे में बात करते हैं। तो खनिज पदार्थ और उनके कार्यों के अगर बात करते हैं तो पहला पदार्थ खनिज है सोडियम। क्या है? सोडियम। सोडियम के अगर हम बात करें बच्चों तो सोडियम किस रूप में हमारे शरीर में रहता है, तो सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है बच्चों? सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। इसकी जो दैनिक मात्रा है वो होती है 2 से 5 ग्राम। कितनी होती है बच्चों? 2 से 5 ग्राम। हमारे शरीर में दिन भर में हमें 2 से 5 ग्राम सोडियम की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है? 2 से 5 ग्राम। फिर अगर मुख्य स्रोत की बात करें तो नमक के द्वारा, मछली के द्वारा, मांस के द्वारा, अंडे तथा दूध के द्वारा हमें इसकी प्राप्ति हो जाती है। फिर अगर हम बात करें कि इसके स्रोत का मतलब कार्य क्या क्या हैं, इसकी सहायता से हम क्या कार्य कर सकते हैं, तो वह है कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में उपस्थित होता है, निम्न कार्यों में संबंध रखता है, पेशीय संकुचन तथा तंत्रिका आवेग का संचरण करता है तथा धनात्मक विद्युत अपघटनों का संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है कि जो संतुलन है वो बनाए रखता है। फिर इसके बाद अगर बात करें बच्चों अगले तत्व की, खनिज की, तो अगला खनिज है पोटेशियम। क्या होता है बच्चों? पोटेशियम। पोटेशियम प्रतिदिन हमें कितना चाहिए? लगभग 1 ग्राम। कितनी आवश्यकता होती है? लगभग 1 ग्राम की आवश्यकता होती है। फिर अगर स्रोतों की बात करें तो लगभग सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों से हमें इसकी प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? इसकी प्राप्ति हो जाती है। फिर अगर बात करें कि इसके कार्य क्या क्या हैं, तो यह कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में पाया जाता है। जो अभिक्रियाएं होती हैं आवश्यक में भाग लेता है। कोशिका में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। पेशी संकुचन में मदद करता है, तंत्रिका आवेग का संचरण करता है तथा जो शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखने का कार्य भी किसका होता है? इसी का होता है पोटेशियम का। किसका होता है बच्चों? पोटेशियम का होता है। फिर अगर हम बात करें किसके बारे में, अगले के बारे में, तो अगला है कैल्शियम। क्या है बच्चों? कैल्शियम है। कैल्शियम हमें
प्रतिदिन कितना चाहिए, लगभग 1.2 ग्राम की आवश्यकता होती है। हमें किससे मिल सकती है, तो दूध से, पनीर से, अंडे से, चना से, हरी सब्जियों तथा साबुन, अन्न, रागी और मछली, इनकी सहायता से हमें क्या हो सकता है, इसकी प्राप्ति हो सकती है। फिर अगर बात करें कि ये कौन कौन से कार्य में भाग लेता है, तो भाग की बात करें तो विटामिन के साथ हड्डियों, दांतों तथा को दृढ़ता प्रदान करता है। विटामिन के साथ हड्डी और दांतों को दृढ़ता प्रदान कर सकता है। रुधिर स्पंदन में भूमिका निभाता है। पेशीय संकुचन प्रक्रिया में संबंध रखता है। ठीक है, मतलब प्रक्रिया में भाग लेता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह भी शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। फिर इसके बाद अगले तत्व के बारे में बात करें या खनिज के बारे में बात करें, तो अगला खनिज है फास्फोरस। क्या है बच्चों, फास्फोरस है। फास्फोरस भी हमें कितना चाहिए, 1.2 ग्राम की आवश्यकता होती है। इसका स्रोत कौन है, दूध, पनीर, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, गिरी, जई, आटा, कलेजी या गुर्दा, इनकी स्रोत हैं। इनकी सहायता से हम किसकी कमी दूर कर सकते हैं बच्चों, फास्फोरस की कमी को दूर कर सकते हैं। अगर फास्फोरस की कार्य के बारे में बात करें तो इसका कार्य कैल्शियम के समान ही होता है। दांतों और हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करता है। इसके अलावा तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। फिर इसके बाद बात करें अगले खनिज के बारे में, तो वो है लोहा। क्या है बच्चों, अगला खनिज है लोहा। लोहा में कितना चाहिए, तो लोहे की जो मात्रा होती है महिलाओं तथा पुरुषों में भिन्न भिन्न होती है। जो पुरुष होते हैं उनमें कितनी आवश्यकता होती है, 25 मिलीग्राम, तथा जो बालिकाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उनमें कितनी आवश्यकता होती है, 35 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। अगर हम स्रोत की बात करें बच्चों की, कौन से स्रोत से हमें प्राप्त होंगी, तो कलेजी, गुर्दे, अंडे का पीतक, चोकर युक्त आटे की रोटी, बाजरा, रागी, सेब, केला, पालक तथा अन्य हरी सब्जियों तथा गुड़ से हमें इसकी प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है बच्चों, हमें लोहे की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, लोहे की। अब लोहे की ज़रूरत क्या है, तो लोहा रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक होता है तथा ऊतकों के ऑक्सीकरण के लिए भी आवश्यक होता है। फिर इसके बाद बात करें, कभी आपने अपने खून को टेस्ट किया, टेस्ट करना आपको लोहे जैसा स्वाद आएगा। कभी आपके कट वगैरह जाता है तो आप क्या करते हैं, खून को पी लेते हैं जिससे कि वो खून वापस आपके शरीर में मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सीधे आपके पेट में जाता है, जो कि मल के रास्ते बाहर हो जाता है, अंदर नहीं जाता है खून में। लेकिन ये मिथक फैला हुआ है कि हम खून पी लेंगे अपना तो हमारा खून फिर से खून में मिल जाएगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, कुछ नहीं होता ऐसा। तो एक बार टेस्ट करिएगा, अगर कहीं आपके चोट वगैरह लग जाती है तो चोट में आप देखना कि कैसा आपको लगता है। चलिए अगले की बात करते हैं। अगला है आयोडीन। आयोडीन की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है, 20 मिलीग्राम की हमें आवश्यकता होती है। इस किससे मिल सकती है, मछली, समुद्र, खरपतवार तथा पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन युक्त नमक की सहायता से हमें इसकी प्राप्ति हो सकती है बच्चों। फिर इसके बाद अगर बात करें कि इसका स्रोत कौन है, तो इसके स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ से हमें स्रोत हो गया। अगर हम बात करते हैं कार्यों की, कौन से कार्य में सहायक होता है, तो जो थायराइड ग्रंथि होती है थायरॉक्सिन के संश्लेषण का कार्य करती है, तो उसके लिए आवश्यक है, जिससे कि घेंघा नामक रोग नहीं होता है। क्या होता है, घेंघा नामक रोग नहीं होता है। फिर अगले बात करते हैं मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है, तो बहुत कम मात्रा में हमें मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, लेकिन ज़रूरत है हमें। ठीक है, किससे प्राप्त होता है, सब्जियों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है बच्चों, सब्जियों से प्राप्त होता है। अगर हम बात करें कि ये जो कार्य होते हैं कौन से कार्यों में भाग लेता है, तो पेशी तंत्र और तंत्रिका तंत्र की क्रिया हेतु तो किसकी आवश्यकता होती है, इसी की आवश्यकता होती है। और कैंसर के बचाव के लिए भी हमें इसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, जो कि है मैग्नीज। क्या है बच्चों, मैग्नीज है। मैग्नीज के ऊपर ही हमें डिपेंड होना पड़ता है। फिर इसके बाद अगर अगले की बात करें तो वह है जस्ता। क्या है, जस्ता भी हमें अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, जस्ता की कमी से जो धान होता है, धान में खैरा नामक रोग जस्ता की कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है, ये भी नोट कर लेंगे।
फिर इसके बाद जो मुख्य स्रोत है इसका यकृत एवं मछलियाँ हैं। क्या हैं? यकृत एवं मछलियाँ हैं। फिर अगर हम बात करें कि इसका कार्य क्या होता है बच्चों, तो इस कौन से कार्य में भाग लेता है? तो इंसुलिन के कार्य के लिए भाग लेता है। इंसुलिन की कमी से हमें मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। तो ये इंसुलिन में भाग लेता है निर्माण में। अगला जो खनिज है वो है तांबा। तांबा भी हमें अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। किससे प्राप्त हो सकता है? मांस, मछली, यकृत एवं अनाजों से हमें इसकी प्राप्ति हो सकती है। फिर किन में भाग लेता है? तो हीमोग्लोबिन किस में भाग लेता है? हीमोग्लोबिन और अस्थि निर्माण एवं इलेक्ट्रॉनों के संवहन के रूप में भाग लेता है, तो कार्य करता है। फिर इसके बाद अगले अगर बात करें तो अगला है कोबाल्ट। क्या है? अगला है कोबाल्ट। कोबाल्ट की अगर हम बात करते हैं तो कोबाल्ट भी अल्प मात्रा में हमें आवश्यकता होती है। किससे प्राप्त हो सकता है? मांस, मछली एवं जल से इसकी प्राप्ति हो जाती है। फिर अगर बात करें बच्चों कि ये किस में भाग लेता है, कौन सा कार्य करता है, तो आरबीसी तथा विटामिन बी12 के संश्लेषण हेतु इसकी आवश्यकता होती है। इस प्रकार जो आवश्यक खनिज थे वो भी खत्म हो गए हैं। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर से आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। फिर अगले वीडियो में पाचन स्टार्ट करेंगे, पाचन की बात करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करते रहिए, जिससे कि सभी के पास ये वीडियो पहुंचता रहे। इतना डीपली ज्ञान किसी ने नहीं दिया है आपको क्लास 10th में, तो बेहतर ढंग से आप पढ़ें और आगे बढ़ें, यही हमारी आशा है।